हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कैरियर पॉइंट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यूपीटेट के सभी साथी, जैसा कि आप सब जानते हैं, और आपका सिटी एग्ज़ाम का जो सिटी है वो भी आ गया और ये भी क्लियर हो गया आपकी परीक्षा कब है। तो यूपीटेट की तैयारी करने वाले जितने भी साथी हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए आज के सेशन में हम वर्ष 2018 का एक पेपर लेकर आपके सामने हाजिर हैं, जो पेपर आया हुआ है। अब बात आती है कि आए हुए पेपर पे हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं या कोई भी एग्जाम होता है, जो बैक ईयर पेपर होते हैं, लगभग बैक ईयर पेपर से संबंधित ही अगला पेपर होता है। तो पिछला एक हमने सेशन लिया था, आज फिर आपके साथ इस सेशन में है। बहुत सारे साथियों ने ये पेपर हल करके रखा होगा, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको उत्तर तो पता होगा, लेकिन आइए उस उत्तर के साथ साथ और भी बहुत सारा विश्लेषण आप मेरे साथ जुड़िए। और लेकिन सबसे पहले आप सबसे एक हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग हमारे इस नए प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लें। चीज़ें ठीक लगें तो थोड़ा शेयर भी कर दें। ठीक, आप उत्तर के कमेंट कर सकते हैं और भी जो भी आप सजेशन हमें देना चाहते हैं वो आपके कमेंट हम पढ़ेंगे, और आपके कमेंट पढ़ने से एक एनर्जी मिलती है। आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं और पहला सवाल देखिए। लिखा है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो वर्णक का मतलब जिसको हम पिगमेंट कह सकते हैं। वर्णक बोले तो जो हम कोई विशेष प्रकार का रंग देता है उसको हम वर्णक कहते हैं। तो किस वर्णक के कारण पौधों की पत्तियां हरी होती हैं या पौधे हरे होते हैं? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए एंथोसायनिन लिखा है, यहाँ कैरोटीनाइड लिखा है, यहाँ लाइकोपिन लिखा है और यहाँ क्लोरोफिल लिखा है। तो सभी साथी बिल्कुल आप सबको उत्तर पता होगा। इसका सही आंसर आपका क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है ना, इसी को हम पर्णहरिम कह सकते हैं। हो सकता है आपके पेपर में जब ये सवाल आए तो वहाँ पर्णहरिम लिखा हो सकता है, या इसी का पर्णहरित भी लिखा हो सकता है, पर्णहरित। ठीक, अब ध्यान रखेंगे हम, इसका सही आंसर आपका डी है। बहुत सारे साथियों को पता है। ये जो एंथोसायनिन है ना, ये आलू वगैरह में लाल रंग देने का काम करता है, लेकिन लाइकोपिन जो है वो टमाटर जो है ना, ये सवाल खूब आता है, टमाटर का जो रंग लाल होता है ना वो किसके कारण होता है? तो टमाटर का रंग लाल लाइकोपिन के कारण होता है। कैरोटीन या ये है ना, तो ये पीले कलर के लिए होता है। ये एक वर्णक है जो कैसा रंग प्रदान करता है? पीला रंग प्रदान करता है। लेकिन इस सवाल का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को हम ये कह सकते हैं। हम ये भी याद रखेंगे कि हमारे जो पौधे होते हैं उनमें पूछा जाए वर्णक कितने प्रकार के पाए जाते हैं, तो आपके 3 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। जैसे पौधों में एक वर्णक होता है जिसको हम वर्डी लवक कहते हैं। ध्यान समझना, हम इंग्लिश में इसको प्लास्टिड कहते हैं, लेकिन जब हम पौधे के बारे में पढ़ेंगे तो पौधों में रंग देने वाले जो होते हैं ना, उनको लवक कहा जाता है। हर कोशिका में पाए जाते हैं। तो पहला हो गया आपका कौन सा? वर्डी लवक। आपका पहला हो गया वर्डी लवक। दूसरा अगर हम बात करें तो हम कहते हैं अवर्डी लवक। क्या होता है? अवर्डी लवक। और अवर्डी लवक के बाद जो तीसरा होता है उसको कहते हैं हरित लवक। तीसरे को हम कहते हैं हरित लवक। तो हरित लवक जो है ना, यही विशेष प्रकार का रंग देता है, और वो रंग कैसा होता है? हरा। अवर्डी लवक जो होता है वो किसी भी प्रकार का रंग नहीं प्रदान करता। ये मुख्यतः पौधों की जड़ों में पाया जाता है। आपसे पेपर में पूछा जाए पौधों की जड़ों में कौन से लवक पाए जाते हैं? अवर्डी, आ माने नहीं, वर्डी माने रंग। तो जिनके अंदर कोई रंग नहीं होता वो जड़ में पाए जाते हैं। और जो वर्डी लवक हैं, तो आपने देखा है पौधों में अलग अलग पौधे विभिन्न रंगों के फल रखते हैं, विभिन्न रंगों के फूल होते हैं, विभिन्न रंगों के बीज होते हैं। तो इनमें जो विशेष प्रकार के रंग होते हैं वो लोग किसके कारण? वर्डी लवक के कारण। जड़ें मुख्यतः कोई रंग नहीं होता है। अवर्डी लवक के कारण हरित लवक पत्तियों को हरा करते हैं, पौधों को हरा करते हैं, वो हरित लवक है। और वही हरित लवक आपका कौन सा हो जाएगा? क्लोरोफिल। तो पहला सवाल और इससे संबंधित आप चीजें याद रखेंगे। जो साथी हमको देख सुन रहे हैं वो इनको अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, मानव के द्वारा होने वाली ऐसे क्रियाकलाप जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। पूछा गया एरोसोल कैन का उपयोग, वनों का जलना, एंड साथ ही साथ कृषि क्रियाकलाप, और ये सभी। तो जलवायु परिवर्तन, एरोसोल कैन का मतलब है, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें भरी होती हैं, जैसे परफ्यूम वगैरह है, इसमें आप देखें तो गैसें निकलती हैं। उनका उपयोग करें, क्या उससे जलवायु परिवर्तन होता है? वनों में आग लग जाए,
तो जो धुआं उठेगा, लकड़ी जलेंगी, घास वनस्पतियां जलेंगी, क्या उससे जलवायु परिवर्तन हो सकता है? कृषि क्रियाकलाप, हम जो खेती किसानी में जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करते हैं, आपने देखा है ना, बहुत सारी जगह पे धान काटा जाता है और धान का जो वो पुआल होता है उसमें आग लगा दी जाती है या मक्का कटती है, तो इससे भी क्या कृषि क्रियाकलाप के कारण भी जलवायु परिवर्तन होते हैं? हाँ साहब, तो ये बिल्कुल तीनों वो कारण हैं। तो हम इसमें डी आंसर चुनेंगे और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी क्रियाकलापों के द्वारा क्या होता है? जलवायु परिवर्तन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 होने के बाद आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। यूफॉर्बिएसी एक फैमिली है, आपने पौधों के कुल पढ़े होंगे, ठीक है, पौधों के कुल पड़े होंगे जिनको हम फैमिली कहते हैं, में कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? आप ध्यान से समझ लीजिए, बायोडीजल उत्पन्न। अब बायोडीजल क्या है? बायोडीजल क्या है तो हम याद रखेंगे, हमारा जो डीजल या पेट्रोल है ना, ये तो प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त किया जाता है? कच्चा तेल से। ये जो कच्चा तेल है वो क्या है? ये जीवाश्म ईंधन है। कच्चा तेल जिसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं, ये क्या होता है? तो ये तो होता है जीवाश्म ईंधन, ये है जीवाश्म ईंधन। और ये जो जीवाश्म ईंधन होते हैं ये खास तौर से कहाँ पाए जाते हैं? तो हमारे ज़मीन के अंदर मुख्य प्रकार, एक विशेष प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं जिनका नाम होता अवसादी चट्टानें। तो अवसादी चट्टानों से जो जीवाश्म ईंधन निकलते हैं उससे कच्चा तेल निकलता है और कच्चे तेल से ही पेट्रोलियम उत्पाद बनते हैं। कच्चे तेल से ही पेट्रोलियम उत्पाद बनते हैं। उसमें आपका कोलतार हो सकता है, उसमें आपका डीजल हो सकता है, उसमें आपका केरोसिन ऑयल हो सकता है। तो ये तो एक अलग हुआ, लेकिन अब हम जीवाश्म ईंधनों पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए डीजल से संबंधित, डीजल हम ये वाला ना यूज करें, हम अलग से डीजल बना लें। तो वो जो हम वनस्पतियों से डीजल बनाते हैं ना, उसको हम बायोडीजल कहते हैं। उसके लिए उत्पन्न की जाने कौन सा पौधा? तो हम याद रखेंगे, याद रख लेना आप, जेट्रोफा। इस बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए कौन सा पौधा? जेट्रोफा। इसको अच्छे से याद कर लेना। हाँ, एक यूपी टेट में और सवाल पूछा गया, पौधों से ही है, हालांकि यह शैवाल है। एजोला क्या है? तो एजोला एक प्रकार का शैवाल है। एजोला क्या है? एक शैवाल है। इसका आपके पेपर में सवाल हो सकता है कि ऐसे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इनमें से वह कौन है जो जैव उर्वरक के रूप में काम करता? तो आप ध्यान रखना, एजोला। एजोला जैव उर्वरक के रूप में काम करता, जेट्रोफा बायोडीजल के रूप में काम करता। ठीक है ना? चलिए, बायोडीजल हम जेट्रोफा के अलावा मक्का और इन सब पौधों से भी बना सकते हैं। तो इस सवाल को भी ध्यान रखना। कच्चा तेल कैसा है? जीवाश्म ईंधन है। ये क्या है? तो मैंने आपको बता दिया, वनस्पति से मिलने वाला तेल। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। बिल्कुल सही बात। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है। ये भी बात बिल्कुल सही है। इसका वानस्पतिक नाम जो होता है तो ओशमम सैंक्टम होता है और इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? अजवाइन के फूल, तुलसी, रोजमेरी और धनिया। देखो, औषधि पौधा भी है। खांसी आंसी होती है तो कहते हैं ना तुलसी की पत्ती की चाय, वो भी हो जाएगा। और इसका हिंदू धर्म में एक महत्व भी है, पूजा करी जाती है, तुलसी का विवाह होता है, हर घर में एक तुलसी का बिरवा होता है। तो एक, हालांकि एक साइंटिफिक रीजन ये भी है कि अपने आंगन में तुलसी का पौधा क्यों लगाते हैं लोग, वो उसका एक धार्मिक महत्व भी है। और साथ ही साथ हम ये भी याद रखेंगे कि तुलसी की पत्तियों में एक स्मेल होती है जो कीटों को दूर भगाने के लिए काम करती। इसलिए कहते हैं कि हम हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से भी और साइंटिफिक रीजन के बदौलत भी हम अपने आंगन में तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? आप ध्यान रखेंगे कौन सा? तुलसी। और ये सवाल आए हुए हैं, इसमें मुझे लगता है आसानी से ये आप हल कर भी लेंगे अगर ऐसा सवाल आता है। निम्नलिखित में पीने के लिए सुरक्षित जल को क्या कहा जाता है? सवाल आया हुआ है। तो पीने के लिए सुरक्षित जल को क्या ताजा जल कहा जाता है? क्या इसको पीने योग्य जल कहा जाता है? क्या इसको अशुद्ध जल कहा जाता है? या इसको नल का जल कहा जाता है? तो पीने योग्य जल, अब ध्यान से सुनिए, पीने योग्य जल होता है। तो अगर मैं पूछूं पीने योग्य जल की जो गुणवत्ता होती है, पीने योग्य जल की जो गुणवत्ता का निर्धारण होता है वो टीडीएस की बदौलत होता है। किसकी बदौलत? टीडीएस। अब टीडीएस क्या होता है? तो टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड। टोटल डिजॉल्व सॉलिड का मतलब है वो ठोस पदार्थ जो जल में घुले हुए होते हैं। और आप ये भी जान लीजिए, हम जो जल पीते हैं, जो पानी पीते हैं, वो पानी कैसा पीते हैं? तो ध्यान रखना, हम जो वाटर पीते हैं वो मिनरल वाटर पीते हैं। इसका मतलब हमारे जो पानी हम पीते हैं उसमें बहुत सारे खनिज लवण होते हैं। क्योंकि अगर आपने हमारा पोषण वाला चैप्टर पढ़ा है जहाँ भोजन के बारे में चर्चा होती है, तो भोजन के बारे में चर्चा होती है, तो जब हम भोजन के बारे में पढ़ते हैं तो भोजन में जब हम पानी पीते हैं तो पानी से आपको क्या मिलता है? तो हम याद रखेंगे, पानी
जो पीते हैं उससे हमारे शरीर के अंदर जितनी खनिज लवणों की आवश्यकता होती है वो आवश्यकता की पूर्ति करता है, और साथ ही साथ आप याद रखना पानी हमारे शरीर का टेम्परेचर भी मेंटेन करता है। तो ये तो बात अलग हो गई। अब बात आती है पीने के लिए सुरक्षित जल को क्या कहा जाता है। कई सारे लोग नल का जल, जरूरी नहीं है कि नल का जल जो हो वो पीने योग्य हो, क्योंकि हो सकता है उसमें टीडीएस ज़्यादा हो। ठीक है, अशुद्ध जल तो आप जानते ही हैं भैया, ये शुद्ध जल है, इसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। जिसका 7 पीएच है वो शुद्ध है, वर्षा का जल है, या मैं कह दूं अशुद्ध जल है। ठीक है, 7 पीएच मान वाला पानी ना तो उसमें अम्ल है ना क्षार है, तो हमें तो मिनरल वाला चाहिए। तो अगर हम इस क्वेश्चन का सही आंसर देखें तो हम कहेंगे पीने योग्य जल। हम कौन सा पानी पीते हैं, पीने योग्य जल पीते हैं। पीने योग्य जल की गुणवत्ता का निर्धारण किससे होता है, टीडीएस से होता है। और हम अगर टीडीएस आपके पेपर में पूछ दिया जाए तो याद रखना पीने योग्य जल का जो टीडीएस है वो 150 से हमारा 300 तक रह सकता है। 150 से 300 तक मिलीग्राम पर लीटर रह सकता है, इसको हम टीडीएस कहते हैं। अच्छा, इसका निर्धारण भारत में कौन करता है, वैसे तो इसका निर्धारण WHO करता है। भारत में इसका निर्धारण हमारा BSI जिसको हम कहते हैं भारतीय मानक ब्यूरो। तो भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार हमारे यहाँ जो पानी पीने योग्य है उसका टीडीएस कितना होगा, तो 150 से 300। और 150 से 300 जो टीडीएस वाला पानी है वो भारत में पीने की आदर्श, मतलब पानी पीने के जो आदर्श मैं कहूँ दशा है वो कौन सा जल है, तो जिसका पीएच वैल्यू 150 से 300। जैसे जैसे हम 300 के ऊपर बढ़ेंगे पानी की गुणवत्ता घटती जाएगी, क्योंकि उसके अंदर वो पानी भारी होता जाएगा, पचाने में दिक्कत होगी, शरीर के अंदर कुछ सॉलिड चीज़ों की, बहुत सारे धात्विक चीज़ों की मात्रा बढ़ने लगी। तो ये आदर्श पानी है जिसको हम पी सकते हैं और उसको क्या कहेंगे, पीने योग्य जल। आइए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में निम्न में से किस गैस का रिसाव का कारण बना। इसको हम भोपाल गैस त्रासदी जानते हैं। एक उर्वरक कारखाना था और उस उर्वरक कारखाने में एक विशेष प्रकार की गैस यूज करी जाती थी, उसमें लीकेज हो गया और बहुत सारे लोग मर गए। तो फिर वो क्या थी, क्या वो मीथेन थी, नहीं साहब। क्या वो मिथाइल आइसोसाइनाइड था, नाइट्रस आइसोसाइनाइड था, या कार्बन मोनोऑक्साइड था। इसका सही आंसर रहेगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। शॉर्ट में आपने AMIC सुना होगा। AMIC बोले तो मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस कब हम कहेंगे, 1984 में ये मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस का लीकेज हुआ। कहाँ, भोपाल में, जिसके कारण एक बड़ी त्रासदी, इसको हम भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं। पहला सवाल हो गया। हाँ, आपसे मीथेन का सवाल बन सकता है, तो आप ध्यान रखना आपके पेपर में सवाल आ सकता है कि बताइए निम्नलिखित में कौन सी गैस मार्स गैस है, सड़ी गली चीज़ों से निकलती है, उसका नाम मीथेन है। नाइट्रस आइसोसाइनाइड छोड़िए, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके लिए हम एक सवाल याद रखेंगे, इसको हम दम घोंटू गैस भी कहते हैं। तो पेपर में पूछा जाए दम घोंटू गैस कौन सी है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को हमारे इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। ओजोन दिवस, ओजोन बोले तो वही जो लगभग 25 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर आसमान में पाई जाती है, जिसको हम जीवन रक्षक छतरी कहते हैं, जो हमारे सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से रक्षा करती है हम लोगों की, वो ओजोन है। 11 जुलाई को हम जनसंख्या दिवस मनाते हैं। 11 जुलाई को हम जनसंख्या दिवस मनाते हैं। तो जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखें। 2 दिसंबर के अलावा हमारे दिमाग में एक सवाल और आ गया, 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं, आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। 2 फरवरी को हम आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। तो आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। पर्यावरण दिवस, पृथ्वी दिवस, जलवायु, सारी चीज़ें बात हो जाएगी। तो इस सवाल का सही आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। MS स्वामीनाथन एक थे। तो पहली बात, अगर हम MS स्वामीनाथन से बात करें तो MS स्वामीनाथन जो है ना, भारत में, हमारे देश भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। तो पेपर में पूछा जाए हरित क्रांति के जनक कौन है भारत में, तो MS स्वामीनाथन। ठीक है, MS स्वामीनाथन। अब आइए, क्या थे ये, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे।
पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, क्या ये पत्रकार हैं या कृषि वैज्ञानिक हैं या पक्षी वैज्ञानिक हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन क्या थे? तो हम कहेंगे ये कृषि वैज्ञानिक थे। इनको हम भारत में हरित क्रांति का जनक कहते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पेपर में एक सवाल आ जाए, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो आप सबको पता होगा नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग जो हैं वो याद रखना किससे संबंधित थे? तो विश्व में हरित क्रांति के जनक थे। चलिए एक सवाल और बताते हैं। भारत में जब हरित क्रांति हुई थी तो कैसे बीजों का इस्तेमाल किया गया? तो भारत में जब हरित क्रांति हुई तो HYV सीड का इस्तेमाल किया गया। HYV क्या है? हाई यील्डिंग वैरायटी, ऐसे बीज जिसमें उच्च उत्पादक क्षमता थी, तो ऐसे बीजों का HYV बीजों का हरित क्रांति में इस्तेमाल किया गया। पेपर में सवाल आ जाए हरित क्रांति के दौरान भारत ने ये बीज मंगाए कहाँ से थे? तो याद रखना मैक्सिको से मंगाए थे। कहाँ से? मैक्सिको से। फिर आपसे पेपर में सवाल पूछा जाए कि हरित क्रांति जब भारत में हुई तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा किस फसल को मिला? तो हम याद रखेंगे ये साहब गेहूँ और धान की फसलों में उत्पादन में वृद्धि हो गई। अगला सवाल आपके पेपर में ये भी हो सकता है कि जो हमारे देश में हरित क्रांति चलाई गई, ये काहे किसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए थी? तो हमारे यहाँ खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए। तो खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति चलाई गई, जिसका जनक कौन था? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। तो मुझे लगता है ये सवाल भी पक्षी वैज्ञानिक के लिए अगर मैं बात करूँ तो आप ये भी याद रखना डॉक्टर सलीम अली। हमारे यहाँ डॉक्टर सलीम अली को पक्षी वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है और इनको हम बर्ड्स मैन ऑफ द इंडिया कहते हैं। बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया। तो बर्ड्स मैन ऑफ द इंडिया कौन है? तो डॉक्टर सलीम अली। ये सारी चीज़ें आप अपने दिमाग में रखना। तो पेपर में कुछ भी सवाल हो सकते हैं, हम इसके बारे में चर्चा कर ही रहे हैं। अगला सवाल है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? क्या ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है? नहीं साहब। क्या ये अपनी राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में स्थित है? क्या ये कोयम्बटूर में स्थित है? या ये देहरादून उत्तराखंड में स्थित है? तो याद रखेंगे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। आपसे देहरादून से मैं एक सवाल बना दूँ। देहरादून के लिए याद रखना कि आपके पेपर में पूछा जाए कि बताइए हिंदुस्तान का वह कौन सा शहर है जिसको वन नगरी कहते हैं? तो हिंदुस्तान का वह कौन सा शहर है जिसको वन नगरी कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा देहरादून। इसके अलावा एक सवाल आपके पेपर में और इम्पॉर्टेंट हो सकता है। देहरादून से सवाल कर लीजिए, आपके पेपर में आए भारतीय वन सर्वेक्षण। भारतीय वन सर्वेक्षण कहाँ स्थित है? तो ये भी कहाँ स्थित है? देहरादून। देहरादून कहाँ है? तो देहरादून उत्तराखंड में है। इसको आप कर लीजिए। कोयम्बटूर में याद रखना गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान। गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर में है। लेकिन गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। लेकिन गन्ने से बनी शर्करा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो अगर आपके पेपर में आ जाए शर्करा अनुसंधान संस्थान, शर्करा अनुसंधान संस्थान, शर्करा अनुसंधान संस्थान पूछा जाए तो कानपुर याद रखना। और कानपुर से ही आप एक सवाल याद रखना कि इसी को हम चमड़ा नगरी भी कहते हैं या चर्म नगरी भी कहते हैं। इसी को हम उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं कानपुर को। और कानपुर से एक सवाल और कर लेना, अगर आपके पेपर में पूछा जाए दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो वो भी आपका कानपुर। तो ये फैक्ट आप कानपुर के भी याद रखना। बाकी देहरादून के मैंने 2 फैक्ट करा दिए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्नलिखित में से किसे सोख लेते हैं? तो अगर बात करी जाए भैया प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो पहले तो अगर मैं बात करूं प्रकाश संश्लेषण, तो उसके लिए तो आपने अगर रिएक्शन पढ़ी होगी तो CO2 और वाटर भैया H2O, ठीक है, ये 2 लोग मिलते हैं किसकी मौजूदगी में? तो ये मिलते हैं किसकी मौजूदगी में? एक तो आपकी सनलाइट और साथ ही साथ आपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था क्लोरोफिल, ठीक है। और जब ये क्लोरोफिल और इसकी मौजूदगी में रिएक्शन करते हैं तो जो रिजल्ट बनता है C6H12O6। इसका मतलब आप ये पौधे का भोजन है और इसको हम कहते हैं ग्लूकोज, ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज है ये तो पौधे का भोजन है और इसमें जो बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है
इसमें जो बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है वो निकलता है O2। तो O2 इस रिएक्शन में बाहर होती है। इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन जो है वो बाहर हुई है। ऑक्सीजन तो क्या हुई है, बाहर, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो हुई है वो भैया वो क्या किया है, पौधों ने इसी को सोख लिया है। अब बताइए क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्या कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन? तो सही आंसर है आपका क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे, हरे पौधे किस गैस को सोख लेते हैं, तो हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे कौन सी गैस बाहर करते हैं, ऑक्सीजन। एक सवाल यहीं पे ध्यान रखना, हम पौधों की बात कर रहे हैं, पादप। अगर पादप के श्वसन से सवाल आ जाए तो ध्यान से सुनिए, श्वसन में कभी गलती मत करना। ऑक्सीजन, पौधे श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं और पौधे श्वसन में CO2 छोड़ते हैं। तो क्या पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते भी हैं? हाँ बिल्कुल छोड़ते हैं, लेकिन तब छोड़ते हैं जब पौधे अपनी एक जैविक क्रिया करते हैं और वो क्रिया होती श्वसन। लेकिन प्रकाश संश्लेषण के दौरान में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, मतलब सोखते हैं। ये चीज़ हो जाएगी। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम। हीलियम हल्की गैस में आती है। हाँ, एक सवाल आप यहीं पे देख लीजिए, आपके पेपर में पूछा जाए कि बताओ हमारे यहाँ वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की कितना प्रतिशत है, तो 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड है। नाइट्रोजन आपसे पूछा जाए तो ये भी आप याद रखना, सवाल बन सकता, 78% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन की बात करी जाए तो 21 मतलब 21%, 2011 के टेट में ऑक्सीजन का परसेंटेज पूछा गया। वातावरण में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, तो कह देंगे नाइट्रोजन। हीलियम हल्का है, हीलियम, हाइड्रोजन, ये सब 0.04%। अन्य गैसों में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है। अपशिष्ट मतलब जो सड़ा गला है, उसको, उन उत्पादों को खाने वालों को क्या कहते हैं? क्या उनको शाक भाजी कहते हैं? नहीं साहब, शाक भाजी तो वो होते हैं जो पौधों अर्थात पादप को खाते हैं। मृतक भक्षी कह सकते हैं। मांस तो आप समझ ही गए होंगे भैया, वे जो मांसाहारी होते हैं। मैंने आपने खाद्य श्रृंखला या पिछले वाले चैनल पे जो हमने आपको पढ़ाया था, तो मांसभक्षी वो होते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। आप समझिए, सबसे पहले तो होता है उत्पादक। हमारे यहाँ खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले उत्पादक, जिसको पेड़ पौधे, उत्पादक को जो खाता है वो होता है प्राथमिक उपभोक्ता, और जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है वो होता है द्वितीयक उपभोक्ता, वो होता है द्वितीय उपभोक्ता। तो जो द्वितीय उपभोक्ता होता है वही होता है मांसाहारी, वही होता है मांसाहारी। जो इसको खाता है वो वैसे तो होता है तृतीयक। क्या होता है? तृतीयक। यही होता है सर्वाहारी, जो मांसाहारी को भी खा ले और शाकाहारी, और ये वाले जो होते हैं वो होते हैं शाकाहारी। तो जो पहला वाला टर्म लिखा है ना, शाक भाजी, शाक भक्षी, जो शाकाहारी होते हैं वो शाक भक्षी। और जब ये सब खत्म हो जाते हैं तो फिर एक नंबर आता है और उसको कहते हैं अपघटक। क्या कहते हैं? अपघटक। ये अपशिष्ट, जब इसमें से कुछ गिरा उसको सड़ाने गलाने का काम करते हैं अपघटक। तो अपघटक की श्रेणी में हम रख सकते हैं क्या? डिकम्पोजर, जिनको हम मृतक भक्षी कहते हैं या मृतोपजीवी कहते हैं। इसका टर्म आपको पेपर में और मिल सकता है, क्या हो सकता है? मृतोपजीवी। मृतोपजीवी, मृतोपजीवी का मतलब जो जीवन यापन करते हैं मरी हुई वस्तुओं पर। तो इसका सही आंसर मृतक भक्षी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हल करने के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर पढ़ते हैं। तप्त भौम जल, जमीन के अंदर जो गर्म पानी है, किस प्रकार की किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? जल विद्युत ऊर्जा। ये क्या है? ये तो भैया जब नदियों के ऊपर बांध बनाकर हम विद्युत पैदा करते हैं उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, जल विद्युत ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा तो आप समझ रहे हैं, इसमें जल का कोई योगदान नहीं है। हम सूर्य से सोलर प्लेट लगा के हम जो ऊर्जा कलेक्ट करते हैं वो सौर ऊर्जा है। याद रखना, नाभिकीय ऊर्जा ये हम रेडियोधर्मी पदार्थ से, जब रेडियोधर्मी पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त करी जाती है उसको नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। लेकिन तप्त भौम जल से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको हम भूतापी ऊर्जा कहते हैं। याद रखने वाली बात है। चलिए, ये आप समझ पाए होंगे। जल विद्युत ऊर्जा क्या है? पानी से बिजली बनाई जाती है, नदियों के पानी को रोका जाता, बांध से पानी नीचे गिराया जाता, जो बिजली बनती है उसको हम जल विद्युत ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा आप समझते हैं। नाभिकीय ऊर्जा रेडियोधर्मी पदार्थों को न्यूक्लियर रिएक्टर में या परमाणु भट्टी में तोड़कर विखंडन करके या उनका संलयन करके
जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसको नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिक के टूटने या नाभिक के जुड़ने से जो एनर्जी मिलती है उसको हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। इस पेपर ऐसे में एक सवाल आपके पेपर में और हो सकता है, जैसे मैं आपसे पूछ दूं नाभिकीय ऊर्जा कैसा स्रोत है, तो याद रखना ये ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। ये ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। अब नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कैसा होता है कि ऐसी एनर्जी का सोर्स जो एक बार हमको मिल जाए लेकिन दोबारा आसानी से उपलब्ध ना हो, उनको अनवीकरणीय कहते हैं। जबकि सौर ऊर्जा के लिए बात करी जाए तो ये वाला नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है, नवीकरणीय। ठीक है, जल विद्युत को भी हम नवीकरणीय में रख सकते हैं, लेकिन बहुत सारा सिस्टम लगता है। भूतापीय ऊर्जा भी कैसा हो जाएगा, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी वे सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं जो आसानी से उपलब्ध हो जाएं, निःशुल्क उपलब्ध हो जाएं, और ऐसे स्रोत, ध्यान से सुन लो, ऐसे स्रोत जिसमें पर्यावरण में किसी भी प्रकार का प्रदूषण ना हो, ऐसे स्रोतों को हम नवीकरणीय कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हमारी सबसे अच्छा नवीकरणीय स्रोत आपका कौन सा हो जाएगा, सोलर एनर्जी। तो इसको भी आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 12 हमने हल कर लिए। क्वेश्चन नंबर 13 16 घास का मैदान कहाँ पाया जाता? पेपर में आया हुआ सवाल है। 16 घास का मैदान कहाँ पाया जाता? पश्चिमी घाट में पाया जाता। पश्चिमी घाट में 16 घास के मैदान पाए जाते हैं। चलिए मैं कुछ और भारत के कुछ और घास स्थल के बारे में बात कर दूं। अगर मैं आपसे पूछूं बन्नी घास का मैदान, बन्नी घास का मैदान कहाँ पाया जाता? तो अगर आप हमें देख रहे हैं कमेंट करके बता सकते हैं। बन्नी घास का मैदान गुजरात में पाया जाता। अगर मैं आपसे पूछ दूं बग्याल घास के मैदान, बग्याल घास के मैदान भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड में पाए जाते हैं। अगर आपके पेपर में पूछ दिया जाए खज्जीर घास का मैदान, खज्जीर घास का मैदान भारत के किस राज्य में पाया जाता? तो हम याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में खज्जीर घास का मैदान। लेकिन अपने पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि बताओ 16 घास के मैदान कहाँ पाए जाते? तो आपके पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। और पश्चिमी घाट वही है जो गुजरात से लेके केरल तक फैला हुआ समुद्र के किनारे एक तट है, उसको हम पश्चिमी घाट कहते हैं। तो यहाँ तक बात करने के बाद आइए अगली बात करते हैं। तो इसका सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखिए। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? तो सबसे पहले हम ये भी याद रखेंगे जो पेलिकन पक्षी हैं वो शीत वाले हिस्से से भारत में आते हैं। जैसे हमारा एक एरिया है साइबेरिया। साइबेरिया क्या है? तो साइबेरिया रूस का एक हिस्सा है जो कि एशिया महाद्वीप में है और दुनिया का सबसे ठंडा स्थान है। वहाँ से ये पक्षी अक्टूबर नवंबर की तरफ प्रजनन करने भारत आते हैं। तो प्रजनन करने भारत कहाँ आते हैं? तो प्रजनन करने भारत में ये सभी जगह आते हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी इज़ द करेक्ट आंसर, ये सभी। अब बात आती है ये जगह कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये वाली जो जगह है, ठीक है, जैसे मैं ये वाली जो जगह है, जैसे लिखा है कुथनकुलम, ये बेटा कुडनकुलम आपने सुना होगा, और ये पड़ता है हिंदुस्तान में, कहाँ? तमिलनाडु में। यहाँ पर बहुत सारे पक्षी विहार अभ्यारण्य हैं। ठीक है ना। अगला लिखा है कोक्कारे बेलूर। कोक्कारे बेलूर जो है वो कर्नाटक का एक एरिया है। कहाँ का है? कर्नाटक का, आपका कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक। और ये नेलापट्टू जो है, नेलापट्टू जो आपका है वो आंध्र प्रदेश का एरिया है। तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। ठीक है ना। यहाँ पर ये पेलिकन पक्षी आते हैं जो कि साइबेरिया से उड़ के आते हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो अपना पिकनिक मनाने और यहाँ प्रजनन करने आते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर कहाँ पे आते हैं? तो ये सभी जगह आते हैं। तो कर्नाटक आप ध्यान रखेंगे। इसी का अगर आपसे और कोई सवाल कर दे, कभी झील को लेकर सवाल कर दे, तो आपने एक झील पढ़ी होगी आंध्र प्रदेश में जिसका नाम है पुलिकट झील। ये वाले एक भैया, ये जो पेलिकन पक्षी हैं वो पुलिकट झील में भी आते हैं। लेकिन साइबेरियन सारस की बात करी जाए तो घाना पक्षी विहार याद रखना, चिल्का झील। आप ध्यान रखना एक और प्रवासी पक्षी भारत में आता है जिसका नाम साइबेरियन सारस होता है। साइबेरियन सारस भी भारत में ही आता है और वो आता है कहाँ? तो हम भरतपुर में घाना पक्षी विहार। घाना पक्षी विहार के साथ साथ हम और याद रखेंगे इसको, चिल्का झील को, चिल्का झील। तो ये सवाल आपके पेपर में बन सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान से देखिए और चीज़ों को नोट करते जाइए। आइए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है मिनी मेता रोग ऐसी मछली के खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो सबसे पहली बात और सबसे ज़रूरी बात, जो मिनी माता है, सबसे पहले मैं एक सवाल बना दूं। जो मिनी माता है ये तो पहली बात एक खाड़ी थी
और ये खाड़ी कहाँ थी? जापान में थी। और वहाँ एक फैक्ट्री लगी थी। उस जापान में जो फैक्ट्री का जो पानी था वो मिनीमाता की खाड़ी में गिरता था, और मिनीमाता की खाड़ी में जो गिरने वाला पानी था उसमें एक तत्व की अधिकता थी, और वो तत्व कौन सा था? पारा। तो पारा जब वहाँ उस पानी में था तो मिनीमाता खाड़ी में जितने जलीय जीव थे, जलीय जीव में मुख्यतः हम बात कर रहे हैं किसकी? मछली की, तो वो मर गई। तो उस रोग का नाम ही हो गया क्या? मिनीमाता रोग। तो मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? तो यदि पानी में पारे की अधिकता हो, मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? यदि पानी में Hg बोले तो पारा की अधिकता हो तो मिनीमाता रोग हो सकता है। ये सारे रोग हमने आपको पढ़ाए हैं। कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग होता? आप कमेंट करके बताओ। आर्सेनिक से अधिकता से कौन सा रोग होता? आप कमेंट करके बताओ। और एक मैं सवाल आपसे और पूछ लेता हूँ, अगर आपसे मैं पूछूं, बताइए, आप कमेंट करना, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है ना, ब्लू बेबी सिंड्रोम एक रोग है, बच्चों में हो जाता, नवजात बच्चों को होता। तो ये किसके कारण होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग किसके कारण होता? आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दें। तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में कहाँ हुआ था? तो ओजोन, क्या भूमध्य रेखा पर? बिल्कुल नहीं। क्या उत्तरी ध्रुव पर? नहीं। इसका सही आंसर क्या है? दक्षिणी ध्रुव पर। ओजोन परत में जो पहला छेद देखा गया तो कहाँ देखा गया? दक्षिणी ध्रुव पर देखा गया, अंटार्कटिका। ठीक है, वहां जब ये छिद्र देखा गया तो कहा गया कि ओजोन परत में क्षरण हो रहा है। छिद्र का मतलब ओजोन परत की मोटाई धीरे धीरे कम हो रही है। और जब क्षरण देखा गया तो एक समझौता हुआ मॉन्ट्रियल में बैठ के, और कहा गया कि हम किन गैसों का उत्पादन, तो CFC गैसों का उत्पादन कम करने को बोला गया। कम कर रहे हैं CFC। तो ध्यान रखना, ओजोन परत का क्षरण रोकने के लिए या ओजोन परत के क्षरण के जिम्मेदार कौन सी गैस है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है। तो ये भी सवाल सही। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे बात करें। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो इसका सही आंसर है हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया भारत के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश हैं। मुख्य न्यायाधीश मतलब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पहले कौन से थे? हीरालाल जे कानिया। अगर मैं सर्वोच्च न्यायालय की, चलिए सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है तो आप याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय भारत का कहाँ है? तो दिल्ली में है। अगर आपके पेपर में एक सवाल आ जाए, भारत में उच्च न्यायालय कितने हैं? भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? 25। तो उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है और सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या है, किससे संबंधित है? चलिए इसके लिए एक सेशन देंगे आपको। रेड डाटा बुक अगर आपके पेपर में ये पूछ दिया जाए कौन सी संस्था के द्वारा, तो एक संस्था है IUCN। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ नेचर कंजर्वेशन। ठीक है, बोले तो अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ इसका शॉर्ट फॉर्म होता है और फुल फॉर्म होता है। वो एक बुक तैयार करता है, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में क्या लिखा होता है? तो भैया विलुप्त जो प्रजातियां होती हैं, जैसे यहाँ सारी जितनी भी पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं, उनका कलेक्शन किया जाता है, फिर अध्ययन किया जाता है, फिर ये देखा जाता है कौन सी प्रजाति खत्म होने को है, कौन सी प्रजाति खत्म हो रही है या हो जाएगी, या कौन सी प्रजाति खत्म हो रही थी अब उसमें सुधार आ गया। उसके हिसाब से रेड डाटा बुक, IUCN कई सारी किताबें बनाता है, उसमें एक बुक है जिसका नाम है रेड डाटा बुक। वहाँ विलुप्त प्रजातियों की बात आती है। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा वर्तमान महिला आयोग की अध्यक्ष है? यह सवाल 2018 में जब आया तो इसका सही आंसर रेखा शर्मा था, लेकिन अब इस सवाल का सही आंसर रेखा शर्मा नहीं होगा, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं 2026 में। 2026 में रेखा शर्मा नहीं है। रेखा शर्मा के बाद इस समय अगर आपसे पूछा जाए तो कौन है? विजया किशोर रहटकर या रहाटकर। विजया किशोर रहाटकर इस समय राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में हुआ। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक मैंने आपको पढ़ाया है। लोकसभा और राज्यसभा को के दोनों सदनों में आप ये ध्यान रखेंगे, आपके संसद के 2 सदन हैं। संसद के सदन कितने हैं? 2। अगर आपसे पूछा जाए संसद के अंग कितने हैं, तो ये हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ाया कितने हैं? 3। इन सदनों में किसी विधेयक को लेके, किसी प्रस्ताव को लेके अगर आपस में
सामंजस्य नहीं बैठ रहा, तो इसके लिए एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और ये किसके द्वारा आहूत की जाती, कौन बुलाता है? तो संयुक्त बैठक को बुलाने का काम करता है राष्ट्रपति। और ये संयुक्त बैठक अगर आपसे पूछा जाए किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाती। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे ये जो संयुक्त बैठक है इसका जब ये बैठक बुलाई जाती है तो इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष हमेशा याद रखना, इसका अध्यक्ष होता है लोकसभा अध्यक्ष। तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है? क्या भाग 3 में है, या भाग 9 में है, या भाग 6 में है, या भाग 4? तो भाग 9 जो है वो आपका पंचायती राज व्यवस्था से है, ठीक है ना। भाग 3 आपसे पूछा जाए तो भाग 3 तो आपका मूल अधिकार से संबंधित है। हिंदुस्तान के संविधान में कुल 22 भाग हैं, उसमें भाग 3 में मूल अधिकार है। भाग 5 में केंद्र है। यहाँ बात आती है किसकी? राज्य की आती है। और ये भाग 4 है, इसमें भाग 4 में मूल कर्तव्य नहीं, 4 का में है नीति निर्देशक तत्वों की बात होती है। नीति निर्देशक तत्व, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भाग 4 में मिलेगा। भारत में राज्यों का गठन, राज्यपाल और ये सब विधानमंडल का किसमें मिलेगा? भाग 6 में मिलेगा। भाग 9 में आपको बता ही दिया। भाग 3 में मूल अधिकार है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 2 में नागरिकता है, ठीक है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 4 का आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है? मौलिक, बोले तो मूल कर्तव्य है, ठीक है, मूल कर्तव्य। भाग 5 में आपसे पूछा जाए तो इसमें कह देना आपका संघ है। संघ बोले तो हम केंद्र सरकार, केंद्र की बात करते हैं, जिसमें संसद है, सर्वोच्च न्यायालय, बाकी। तो क्वेश्चन नंबर 21 तक हमने कर लिया। बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। आइए 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? अपने पेपर के लिए संविधान संशोधन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन में अगर मैं बात करूं, संविधान संशोधन अब तक संविधान में कितने हो चुके हैं, तो हम याद रखेंगे 106। और जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, पहला संविधान संशोधन हुआ था वो 1951 में हुआ था। और इसके तहत आप ध्यान रखेंगे 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ये सब याद है आपको। तो अब तक 106 हो चुके हैं। पहला संविधान संशोधन 1951 में, जिसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें भूमि अधिग्रहण और भूमि सुधार से संबंधित चीज़ें थीं। अब बात आती है 74वां संविधान संशोधन। पहली बात तो ये हुआ कब, तो हम याद रखेंगे 1992 में हुआ। 1992 में हुआ। और ये काहे से संबंधित था? राष्ट्रपति की शक्तियों से नहीं, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से नहीं, शहरी स्थानीय स्वशासन से। बिल्कुल सही, इसका सही आंसर क्या है? शहरी स्थानीय स्वशासन से। चलिए इसमें हम थोड़ा और बता दें, हम 2 चीज़ों में बड़ा कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखना। 73वां संविधान संशोधन 1992 और 74वां संविधान संशोधन भी 1992। ध्यान क्या रखना है? 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो ग्रामीण शासन के लिए है, और 74वां संविधान संशोधन जो था वो शहरी स्वशासन के लिए है, ठीक है ना। ये बात बिल्कुल ठीक। 73वां संविधान संशोधन अगर आपसे पूछा जाए तो कब लागू हुआ है, तो हम याद रखेंगे यह लागू हुआ है 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, और यही 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। पेपर में सवाल आ सकता है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये 22 क्वेश्चन हमने आपको हल करा दिए। आगे बढ़ें, अगला सवाल देख लें। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पराक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। सही जवाब क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। सल्फर डाइऑक्साइड ही वह गैस है जो पानी में मिलती है और पानी अम्लीय हो जाता है। और जब पानी अम्लीय हो जाता है तो एक वर्षा होती है जिसका नाम अम्लीय वर्षा होता है। अम्लीय वर्षा के कारण आप जानते हैं भैया, जो संगमरमर होता है, अम्लीय वर्षा के कारण जो संगमरमर होता है उस पत्थर में क्षरण होने लगता है। तो अम्लीय वर्षा के कारण संगमरमर में क्या होता है? क्षरण। वो गैस का नाम क्या है? SO2। SO2 कैसे निकलती है? तो ईंधन जो होते हैं ना, ईंधन,
कोयला है, ईंधन के जलने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? SO2। तो ज़्यादा ईंधन जलाओगे SO2 ज़्यादा निकलेगा, और SO2 ज़्यादा निकलेगा तो अम्लीय वर्षा ज़्यादा हो सकती है। तो इसका सही आंसर सल्फर डाइऑक्साइड। आगे बढ़िए, अगला सवाल। भारतीय संविधान में विधि का शासन का विचार कहाँ से लिया गया? विधि का शासन का विचार कहाँ से लिया गया है? आपके इंग्लैंड से लिया गया है। आपसे पूछा जाए नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? तो आयरलैंड से लिए गए। स्विट्जरलैंड से कुछ नहीं पढ़ते, अमेरिका से याद रखना। हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें ली गई, लेकिन अगर आपके पेपर में पूछ दिया जाए कि हमारे जो मूल अधिकार हैं किस देश के संविधान से प्रेरित हैं, तो अमेरिका के बिल ऑफ राइट से प्रेरित हैं। और ये जो मूल अधिकार हैं इन्हीं को हम संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? गृह मंत्रालय, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति। सही आंसर क्या है? अधिसूचना जारी करने का काम भारत का निर्वाचन आयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटे को अभी मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ाया है। लोकसभा की कार्रवाई 11 बजे शुरू होती है। लोकसभा की कार्रवाई 11 बजे शुरू होती है, और जो पहला घंटा होता है उसको हम प्रश्नकाल कहते हैं। पहले घंटे को प्रश्नकाल कहते हैं, उसके अगले घंटे को हम शून्यकाल कहते हैं। पहले घंटे उसको हम अगले घंटे को क्या कहते हैं? शून्यकाल। तो इसका सही आंसर क्या है? प्रश्नकाल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्नकाल। आगे बढ़ें, अगली बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27। वर्षा जल संग्रहण क्या है? पानी का वितरण? नहीं साहब। प्रयुक्त जल का संग्रह एंड नहीं, वर्षा जल की बात हो रही, तो वर्षा का जल का जमाव और भंडारण। आप सबने देखा होगा सरकारी बिल्डिंगों में जो पानी बरसता है, वो बड़ी बड़ी छतें होती हैं, उन सब का पानी इकट्ठा करने के लिए वो उस बिल्डिंग के किनारे पे बड़े बड़े गड्ढे बना के पानी को नीचे की ओर इकट्ठा कलेक्शन किया जाता है। वो वर्षा जल का जमाव और भंडारण के लिए इसको कहते हैं वर्षा जल संग्रह। कई सारे पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आगे बात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? एक सींग वाला गैंडा खास तौर से पूछा जाए तो काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? आपका असम में है। बांदीपुर नेशनल पार्क हाथी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, और ये कहाँ है? तो आपका कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। कार्बेट नेशनल पार्क आप कहेंगे उत्तराखंड में है ना, जिम कार्बेट आपको पता है, ठीक है। और गिर नेशनल पार्क काहे के लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, और कहाँ है? गुजरात। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा प्रभाव के संबंध में है? तो ऊर्जा का जो ट्रांसफर होता है, पहली बात तो ध्यान रखना, उस रूल को हम ऊर्जा का 10% रूल कहते हैं। उत्पादक से उपभोक्ता में, उपभोक्ता से अपघटक में जो एनर्जी ट्रांसफर होगी वो 10% जाती है। बात कर लेंगे इसके बारे में, लेकिन इसमें कौन सा संबंध सही है? उत्पादक से उपभोक्ता, उपभोक्ता से अपघटक, उत्पादक से अपघटक बिल्कुल नहीं। उत्पादक जो होगा प्रोड्यूसर, ठीक है ना, और उसको कंज्यूमर होना चाहिए, तो अपघटक नहीं होगा। सबसे पहले उत्पादक फिर उपभोक्ता, तो ए इज द करेक्ट है। उत्पादक, फिर उत्पादक बाद प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, और बाद में मृतोपजीवी डिकम्पोजर, प्रकृति का समाईकर्मी, अपघटक। क्वेश्चन नंबर 30। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन, एथेन, मीथेन। सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ी गैस है, सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस है, वो आपकी कौन सी हो जाएगी? CO2। हाँ, ग्रीन हाउस गैस में आप ध्यान रखेंगे हमारी मीथेन गैस भी है। ग्रीन हाउस गैस में अगर मैं बात करूं तो अपनी ओजोन गैस भी है, और ग्रीन हाउस के लिए अगर बात करें तो हमारे यहाँ जलवाष्प भी कारण है, लेकिन सबसे बड़ी गैस पूछी जाए तो आप कहेंगे CO2। तो आज की क्लास में हमने 30 के 30 सवाल कराए और सारे के सारे सवालों का विश्लेषण भी किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी और आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी। तो आगे और सेशन में हम आपसे जुड़ेंगे, लेकिन इस सेशन को ज़रूर पढ़िए, कमेंट में कुछ अच्छा कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, अगर हो सके तो चैनल के लिंक को शेयर भी करिए, क्योंकि हम अभी इस प्लेटफॉर्म पर नया प्लेटफॉर्म बनाए हैं। आप सबसे एक विशेष उम्मीद है कि आप सब मेरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद,